बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ बनाकर आवाम से वोट हासिल करने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से मौजूद है, वो मुज़ाकरात करना चाहती है तो फ़ौज की लीडरशिप से मुज़ाकरात करना चाहती है। सियासी जमातों से बातचीत नहीं करना चाहती, ना हुकूमत से ना दीगर सियासी जमातों से। तो फिर ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया कहाँ चला गया? फिर ये कहाँ चली गई ये बात कि जो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की जाती है, सियासी जमातों के माबैन मिलजुल कर मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को तय करने की बात की जाती है, ये फिर पसे पुश्त क्यों डाल दी जाती है? दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला हो तो शेर अफजल खान मरवत और साहबजादा हामिद रजा आमने सामने हैं। शिबली फराज जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वो ये कहते हैं कि इस बात का फैसला हो चुका है कि पंजाब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होगा और इमरान खान साहब ने हामिद रजा की मंजूरी दी है। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि उन्हें यह बयान वापस लेना चाहिए क्योंकि पीटीआई के साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब उन्हें कह चुके हैं कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। आखिर पीटीआई के अंदर क्या पक रहा है? दूसरी तरफ अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की, मौजूदा हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत है उस पर सवालात उठते हैं कि हुकूमत को अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी चाहिए। किसानों का मसला हो, किसान सीखपा हुए, सरापा एहतजाज हुए, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गंदम की ख़रीदारी का हदफ भी बढ़ा दिया और साथ ही साथ कहा कि गंदम खरीदी जाएगी। लेकिन कई रोज़ से किसानों को सड़कों पर आने पर मजबूर आखिर किसने किया? अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि बारिशें थी इसलिए गंदम की ख़रीदारी नहीं हो सकी। लेकिन कुछ बयानात मेरे सामने पड़े हैं जिसमें यह कहा गया कि ख़रीदारी की जो कीमत मुकर्रर की गई है वो ज़्यादा है, कम जो है कीमत पर गंदम खरीदी जाएगी। ये इबाहम क्यों इस वक्त पाया जाता है? तीसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग नवाज़ का मामला है। मुस्लिम लीग नवाज़ का सदर शहबाज शरीफ साहब को हटा के मियाँ नवाज शरीफ साहब को सदर बनाने जा रही है। क्या उससे हुकूमत और मुस्लिम लीग नून दोनों अलग अलग ये सफ़र तय करेंगे? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं लाहौर इस्लामाबाद स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडली साहब। कुंडली साहब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। मुल्क के सीनियर तजियाकार जनाब मोहसिन बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फैसल करीम कुंडली साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। मैं ये शेर अफजल मरवत साहब भी आपके सूबे के हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी आपके सूबे में हैं। पीटीआई का मसला आपको क्या लगता है? हामिद रजा साहब पंजाब से हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। शिबली फराज साहब वो भी आपके सूबे से हैं, वो कहते हैं कि जी वो होंगे हामिद रजा। शेर अफजल मरवत साहब तो डटे हुए नहीं, मेरा नाम है। तहरीक इंसाफ के अंदर से जो आवाज़ें हैं, बाकी सियासी जमातों के अंदर से भी होती हैं, लेकिन ये लड़ाई तो बहुत ज़्यादा अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हमें ताने देते थे कि आप सिंध तक महदूद हो गए, वो खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो चुके हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली इन सेनेट खैबर पख्तूनख्वा से, ठीक है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा से, जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा से, पीएससी का चेयरमैन जो है वो भी तकरीबन जो भी ये कह रहे हैं कि इनकी ख्वाहिश है पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ, ये बस तहरीक इंसाफ ही पख्तूनख्वा तक रहेगी, बाकी तो उनको सूबे। अब देखें, अब एक टेक्निकल चीज़ है। अगर हामिद रजा साहब कहते हैं वो बनना चाहते हैं पीएससी के चेयरमैन, उनके लिए मसला ही नहीं है। लीगली तो वो पार्टी के हेड हैं और उनके ये सब मेंबरान हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो उनकी है। हाँ, तो वो लिख दे स्पीकर को कि यार मैं उम्मीदवार हूँ। इमरान को कौन जानेगा? इमरान की पार्टी इस वक्त ऑफिशियली तो वो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो लेटर भी लिखेंगे, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है वो लिखेंगे। अगर हामिद रजा साहब ये लेटर लिख दें तो वो बन जाएंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी की। उनकी ख्वाहिश। देखें, ये चीज़ जो है, पहली बात तो है कि ये एक ट्रेडिशन है कि पीएससी का चेयरमैन अपोजिशन से होगा या अपोजिशन लीडर होगा। ये कोई ऐसा सच वो नहीं है कि आपको डेफिनेटली कोई कानून है, कानून साजी हुई है। सूबों में जो है वो स्पीकर नॉर्मली होते हैं, किसी को नॉमिनेट करते हैं। चौधरी निसार साहब जब थे तो जब वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो नईजुल चंद साहब हमारे पार्टी में से थे और वो हुकूमत जमात की तरफ से वो थे। फिर अभी आप देखें कि राजा रियाज साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, नूर आलम साहब जो हैं वो थे। अब इस वक्त भी अपोजिशन में जो है दो जमातें, JOI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अब इन्होंने फैसला करना है और ये स्पीकर ने फैसला करना है कि इन्होंने जो है वो, क्योंकि ये जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था PMLN और हमने कि COD के तहत की लीडर ऑफ द अपोजिशन में होगी, तो हमारे भाई तो शौकत साहब तो COD को मानते नहीं हैं। लेकिन जो शिकें इनके लिए होती हैं वो कहते हैं ये हलाल है, बाकी शिकें हराम है। लिहाजा स्पीकर का प्रोगेटिव है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अपोजिशन को देना चाहिए। अब बाकी प्रोगेटिव स्पीकर साहब का है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं क्या नहीं। दूसरी बात यह है कि कहते हैं ना कि जी ये फ़लाँ ये कह रहे फ़लाँ कहते हैं, मैं समझूँ ये इमरान खान साहब खुद करते हैं।
वो खुद जो ये भी इबाम इमरान खान साहब खुद बिल्कुल पता जो भी जाते हैं उनको एक पर्ची देते हैं कि तुम्हारी ये पर्ची, तुम्हारी ये पर्ची। जब एक दफ़ा अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये होगा तो उसमें दूसरे बंदे की गुंजाइश है बात करने की। मेरे पार्टी का चेयरमैन अगर कह दे कि ये है तो इसमें पार्टी की किसी लीडर की जरूरत ही नहीं हो सकती वो कह सके कि मैं ये, हाँ अगर किसी ने की है तो क्या उसको शो काज नोटिस इशू हुआ है कि तुमने चेयरमैन की जो बात है उसकी तुमने पार्टी की डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी किया और तुम इसके नोटिस का जवाब दो। तो ये चीज़ें टेस्टर खुद ही छोड़ते हैं। शौकत यूसुफ जई साहब, ये टेस्टर छोड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अगर एक फैसला हो जाए और पार्टी कन्वे कर दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता दिया जाए कि जी शेर अफजल मरवत साहब होंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, बातचीत ही खत्म हो जाए। शिबली फराज साहब कहते हैं नहीं पंजाब से होगा, पंजाब से अहमद रजा साहब होंगे, शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तहरीक इंसाफ तो किसी और से लड़ने के बजाय अपने अंदर ही लड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे ख्याल से इसको खामखा इशू बनाया गया है, इतना बड़ा इशू नहीं है। शेर अफजल मरवत ठीक है, हमारे एक नौजवान क़यादत सामने आई है और बहुत अच्छे लीडर बनते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से चूँकि खान साहब तक रसाई जो है वो बड़ी महदूद है, वो हर किसी की तो है नहीं, और शायद उन्होंने कह भी दिया हो कि भाई इनको बना दो, लेकिन हो सकता है कि उनको किसी ने कन्विंस कर लिया हो, जिस तरह इन्होंने कहा कि जी ये तो सारी पुख्तनख्वा की पार्टी बनकर रहेगी। इस तरह नहीं होता है। लीडरशिप होती है जहाँ से भी इमर्ज करे, जहाँ से भी उभरे लीडरशिप, वो फिर इस तरह नहीं होता है। ये तो साबित है कि तहरीक इंसाफ चारों सूबों की है पार्टी है, बल्कि अब तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हमने साबित किया है। सब लीडरशिप की बात करें कि सारी लीडरशिप केपी के इंसाफ, लेकिन ये बिल्कुल आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है देख इस वक्त तो खान साहब खुद जेल में है और जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, जो पार्टी को आगे लेकर चल रहा है, वही सामने है। इसमें कोई दो राय है नहीं, जो स्ट्रगल करेगा वही सामने आएगा। इसमें ये नहीं होता है कि किस सूबे से ताल्लुक़ है, किस वो है। लेकिन ये मैं ज़ाती तौर पर अगर मैं से पूछूँ तो मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि हाँ चारों सूबों के होने चाहिए इस तरह, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा लीडर कौन सा रोल अदा कर सकता है। तो इस वक्त जो मुश्किल तरीन दौर हमने गुजारा है वो आपको भी पता है, सबको पता है। उस मुश्किल तरीन दौर में जिन लोगों ने अपने परफॉर्मेंस दी है उसमें डेफिनेटली गौर साहब भी हैं, उसमें सारे जितने भी आपने नाम लिए हैं, उमर अयूब साहब, ये सारे, शेर अफजल मरवत, इनका रोल तो रहा है ना, अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी। तो फिर हमारे सूबे में देखें अली अमीन गंडापुर, ये सारे वो लोग हैं जो काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर कर आए हैं। तो बहरहाल ये जब खान साहब निकलेंगे बाहर और प्रॉपरली एक, लेकिन शौकत साहब अगर ये चीज़ें बैठ के तय कर लीजिए, एक दफ़ा कन्वे कर दिया जाए, पिछले कई रोज से ये बहाम है, पार्टी ये बहाम पैदा क्यों कर रही है? आखिर ये कह दिया जाए फिलहाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे, फैसला हो गया। नहीं, मेरे ख्याल से बहाम इसलिए पैदा हुआ है कि मैंने आपसे कहा ना कि महदूद मुलाकातें होती हैं खान साहब के साथ, और जो लोग पहले गए थे उन कन्विंस किया होगा कि जी शेर अफजल मरवत काफ़ी वोकल है, उसको बनाया जाए, तो उन्होंने कह दिया होगा कि हाँ ठीक है बना दिया जाए। लेकिन बाद में अगर हो सकता है उनको किसी और ने ये कन्विंस किया हो कि जी सारे ओहदे चले गए खैबर पख्तूनख्वा में, तो कुछ रहने दे पंजाब के लिए भी, तो हो सकता है। क्योंकि मुझे इसका इल्म नहीं है कि क्यों ये हो रहा है, लेकिन हमें खुद भी तशवीश है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। कल भी मैंने अपने बयान जारी किया है कि ये जो हमारी सीनियर तरीन लीडरशिप के अंदर ये चीज़ जो आई है ना, कि ये मुझे कहा है दूसरे, हम ओहदों की जंग के लिए ना, हम ओहदों के लिए यहाँ बैठे हैं। मेरे पास इस वक्त कोई ओहदा नहीं है, ना हुकूमती ओहदा है, ना PTI का कोई ओहदा है, और मैं 96 का हूँ और 96 से लेके आज तक PTI के साथ हूँ, और न कभी ओहदे का डिमांड किया ना अब कर रहा हूँ। लेकिन ये कि हमें ओहदों की जंग नहीं लड़नी है इस वक्त। अगर ये इस बात पे पार्टी का इमेज बेहतर हो रहा है कि जी पंजाब को देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से देना चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। मौसम बेग साहब, दोनों सियासी रहनुमाओं की आपने बातचीत सुनी। कुंडी साहब तो कहते हैं कि जी खान साहब खुद ये इबाम पैदा करते हैं, जबकि शौकत यूसुफ ये सब कहते हैं ये इतना बड़ा मसला है नहीं। हाँ, खान साहब को जाके कोई कन्विंस कर लेता है, उसके बाद खान साहब अगर अपना जो मौका बदल लेते हैं तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बेसिकली हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है उसके जो नजरियाती या पुराने लोग थे वो बेचारे, उन्हें सख्तियां भी झेली और काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन अभी जो नए लोग आए हैं ये आप समझ लीजिए अपॉर्चुनिस्ट हैं, इनको मौका मिला, इन्होंने
टिकट अप्लाई कर दिया और जीत गए। अब देखिए, जिन मरवत साहब का नाम ले रहे हैं, मैं तो इनको कभी मिला नहीं, जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना कुछ मैंने मीडिया में सुना और जो बयानबाजी ये करते हैं, ये मुझे कोई नॉन सीरियस लगते हैं। और ये मतलब ओहदों की अलमियत तो हमारे मुल्क में ये है कि ओहदों की तौहीन बहुत हो चुकी। ऐसे ऐसे लोग ऐसे ओहदों पे बैठ जाते हैं जो डिजर्व नहीं करते। तो ये मजाक नहीं है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के किसी को बंदर बांट करके दे दी जाए जो नॉन सीरियस आदमी हो। वो जिस किस्म के बयानात देते हैं सऊदी अरब के बारे में और यहाँ भी, वो ना किसी पार्टी डिसिप्लिन में है ना किसी के अंडर हैं। वो खुद से जो है वो ये कि जितने भी लीडरों के नाम यूसुफ जई साहब ने गिनाए, वो तो इनको मरवत साहब मानते ही नहीं है। तो मकसद ये है कि ये ओहदा सोच समझ के ही देना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड। उसको बिल्कुल मजाक ना बना दिया जाए। वो तो मरवत साहब ने एक दफा कहा था मैं खुद अपने अंदर एक पार्टी हूँ। उनका बैकग्राउंड और वो जो कुछ मैंने सुना है वो तो खौफनाक किस्म का है। उनकी रेपुटेशन भी ऐसी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल गई है उनको और वो जीत गए, वरना आप इमेजिन कर सकते हैं कि आम हालात में अगर वो सियासत करते तो मेरा नहीं ख्याल वो काउंसलर जीत सकते हैं। तो ये पार्टी के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर एक किस्म का है कि जो पुराने लोग थे वो बेचारे नजरअंदाज हुए। खान साहब की आदत है, मैं जितना उनको जानता हूँ, को वो फैसला नहीं कर पाते और वो चाहते हैं दोनों साइडें आपस में। मैंने इधर भी बहुत देखा सीनियर लीडरशिप में प्रॉब्लम। एक दफा हाथापाई हो रही थी और वो उठ के कमरे से चले गए बजाय इसके कि उनको छुड़ाते। अच्छा, तो ये उनका एक उनकी आदत समझ लीजिए। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि इनको सोच समझकर एक सीरियस टाइप जो भी पॉलिटिशियन एक्सपीरियंस रखता हो उसको लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम दे दें। और ये जो दोनों नाम दे रहे हैं, बिलीव कीजिए ये दोनों इस ओहदे के डिजर्व नहीं करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बहुत सारी चीजें हैं। आपने ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर पूरी गवर्नमेंट को हिला के रख सकते हैं आप। और ये नहीं है कि आप दुकान खोल लें और बुलाना। ये मरवत साहब की तो रेपुटेशन किसी किस्म। ठीक है मोहसिन बेग साहब, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, तो इस पे भी आएंगे कि ये जो बात की जा रही है, ख़ासतौर पर शहरयार अफरीदी साहब की तरफ से एक बयान सामने आया। क्या ये पीटीआई का बयानिया है या शहरयार अफरीदी साहब के इस बयान को भी ये कहकर टाल दिया जाएगा कि उनकी ज़ाती राय है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। फैसल करीम कुंडी साहब, जरदारी साहब ने तो कहा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि मुफाहमत के लिए, बातचीत के लिए दरवाजे हमारे खुले हैं, लेकिन शहरयार अफरीदी साहब का बड़ा दो टोक बयान आया। अगरचे जरदारी साहब की स्पीच के बाद पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ दे दिया था, लेकिन अब तो वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि मुज़ाकरात सिर्फ फ़ौज से होंगे। आपकी मुफाहमत की, डायलाग की बातचीत पीटीआई तो सुनने को तैयार नहीं है। देखें, बड़ा अफसोसनाक खबर है कि एक पॉलिटिकल वर्कर की तरफ से मैं ये बात सुनूँ। अब प्रॉब्लम ये है, जैसे भी बात की मेरे भाई ने, कि पीटीआई के मुख्तलिफ तर्जुमान आते हैं, बात करते हैं। शेरवल साहब ने जो पहले बात की सऊदी अरेबिया के हवाले से, पूरी पीटीआई की उसको फिर कह रही थी ये गलत है। फिर कोई और आ जाता है, फिर कहते हैं नहीं ये गलत है, हम ठीक हैं। अब हमें ये पता नहीं, अब इन्होंने कहा कि महदूद अप्रोच है, तो हमें अथेंटिक शख्स बता दें कि फ़लाँ अथेंटिक शख्स है जो कि है हमारी खबर जो है इसकी अथेंटिक होगी। आप रोज़ाना 5-5, 6-6 खबरें लॉन्च करते हैं और उसकी फिर तरदीद और तईद करते रहते हैं, तो वो डेफिनेटली जो है एक कन्फ्यूजन। अब आप शहरयार अफरीदी साहब को तो ये नहीं कह सकते कि नए शख्स हैं। वो ये है, वो एक MNA रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, एक ज़िम्मेवार ओहदे पे रहे हैं। कल वो कहते हैं कि हमने सियासी जमातों से तो बात ही नहीं करनी, हमने तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। भाई, आप सियासतदान जब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल, फ़ौज का रोल सियासत में नहीं होना चाहिए, और आज आप खुद धकेल रहे हैं फ़ौजियों को और इस्टेब्लिशमेंट को आए रोल, और फिर जब कुछ होता है फिर आप उनको मुर्द इल्ज़ाम भी ठहराते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। देखें, अगर हम खुद कहते हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए। अब वो शहरयार अफरीदी साहब कह रहे हैं कि जी वो खान साहब जो हैं उनकी कॉल के इंतज़ार में हैं, तो कॉल के इंतज़ार तो वो डोनाल्ड ट्रंप के भी थे और नरेंद्र मोदी के भी थे, उनकी भी कॉल नहीं 4-4.5 साल। तो अगर ये कॉल भी अभी सालों साल नहीं आएगी तो क्या पॉलिटिकल फोर्स के साथ बातचीत नहीं करेंगे? हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग तो कहते हैं पॉलिटिकल डायलॉग्स होने चाहिए। अब ये देखें कि ये कहते हैं कि हम हर पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करेंगे सिवाय 3 पार्टियों के, पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM। चलो अच्छी बात है, बाकी तमाम जमातें इनके लिए काबिल कबूल हो चुकी हैं, हलाल हो चुकी हैं, उनसे डायलॉग्स करेंगे, उन जो भी हैं।
तो पॉलिटिक्स में डायलॉग्स होते हैं, चलो ये भी देख ले कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो रास्ता शहरियार अफरीदी साहब का है वो एक जमहूरी रास्ता है या कोई जमहूरी जमात को ये सूट करता है। लेकिन क्या ऐसा ही रास्ता आपके वज़ीर-ए-आला का नहीं है? अली अमीन गंडापुर साहब का, वो कहते हैं इस्लामाबाद आएंगे, हुकूमत गिरा कर वापस जाएंगे, इमरान खान साहब को रिहा करवा कर जाएंगे, डायलॉग तो ना हुआ फिर? देखें, अब ये बार बार ये लोग कहते हैं, अब शौकत ज़ोहरी साहब भी कहते हैं और इनकी पार्टी कहते हैं कि 9 मई में हम मुलविस नहीं थे। ठीक है, 9 मई करीब आ रही है दोबारा, और 9 मई के करतूत इनको दोबारा याद आ गए हैं। जो इन्हें 9 मई में जो करतूत किए थे, आज उसी किस्म के जो है वो बयान देते हैं। उन्होंने कहा मैंने पहले ट्वीट की थी, अब तो मैं बाहर हूँ, अब तो मुझे गिरफ्तार किया था, अब तो मैं जो है उनको छुड़ा कर ले जाऊँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि हम क्या चाहते हैं कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का जमहूरी हक़ है, लेकिन जब आप इस किस्म स्टेटमेंट देंगे और हुकूमत आपके ऊपर फोर्स इस्तेमाल करेगी, फिर आप शिकायत न करें। आपके इरादे कोई नेक नहीं है, आपके इरादे अगर इस किस्म के हैं तो डेफिनेटली तो आप इस किस्म के लोगों को आप जेल पे तो धावा बोल के नहीं छुड़वा सकते। आज आपने खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखें, आज ही परसों लकी सीमेंट फैक्ट्री पे हमला होता है, उससे पहले 8 हमारे इंटेलिजेंस के जो है कस्टम एजेंसी के लोग शहीद होते हैं। आज सेशन जज अगवा होता है डेर इस्माइल खान से, जो वज़ीर-ए-आला साहब का अपना हल्का है, मेरा भी हल्का है। लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है और आप आके मरकज़ के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आप पहले अपने सूबे में दहशतगर्दों के साथ तो लड़ाई लड़ लें, जहाँ पर आप खुद भी, मैंने आज एक देखा है, एक वीलॉग देखा और एक अथेंटिक मीडिया के दोस्त ने वो वीलॉग किया, उसमें कहा है कि सिक्योरिटी कमेटी थी, वज़ीर-ए-आला साहब कहते हैं मैं खुद भी भत्ता देता हूँ, मेरी ज़मीन है, मैं फसल नहीं उठा सकता जब तक मैं भत्ता न दूँ। तो ये तो आपकी सिचुएशन है कि आप वज़ीर-ए-आला साहब की ये स्टेटमेंट है, और मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँगा और इन भाइयों के साथ भी शेयर करूँ जो मैंने सुना है। तो अगर इस किस्म की सूरत हाल आपके सूबे में है, आप देखें, आप सूबे के हुकूक की बात करें, आपने बजट के लिए डर के मारे सूबाई असम्बली के इजलास नहीं बुलाया, आपने कैबिनेट से बजट पास कराया, कैसे हो सकता है? असम्बली मौजूद है, ये तो निगरान हुकूमत का यह काम होता है। आप असम्बली के इजलास ही नहीं बुला रहे हैं कि बजट पास हो। हाँ, आप अपने हुकूक की बात करें, आपने कल कार्बन की बात की है, अगर आप टोबैको टैक्स की बात करें, आप जाएँ CCI में जाएँ, NFC अवार्ड में देखें, 7वां NFC अवार्ड 2011 में हुआ था आसिफ अली ज़रदारी साहब की सरबराही में। 1% एक्स्ट्रा खैबर पख्तूनख्वा को मिला, जिसमें 40-50 अरब रुपए सालाना। वो पैसे किधर जाते हैं? सबसे कम तनख्वाह KP पुलिस की है, उनके पास गैजेट्स नहीं है, उनके पास सामान नहीं है, वो पैसे कहाँ चले गए हैं? आज अगर ये नौजवानों की बात करते हैं, सिंध को फॉलो करें, हमने स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी हटाई, बिल्कुल ठीक, और वो स्टूडेंट यूनियन वहाँ पर है, आप बिल लेके आए असम्बली में, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और ना हम लेते हैं, हम जुर्रत कर लेते हैं, आप हमें सपोर्ट कर लें कि स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी हटा दें। और खैबर पख्तूनख्वा में जो आप कहते हैं कि नौजवान आपके साथ है, तो उनके लिए आज़ादी तो दे दें यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी हटा दें। ये इशूज़ है सूबे के, दहशतगर्दी के इशूज़ है, इकनॉमिक इशू, सैलाब आ चुका है, उस पर बात करें। आप कहते हैं हमने इस्लामाबाद पे दवा बोलना है और हमने जो है खान को आज़ाद करना है, ये डायलॉग सही हैं, आप कैसे आज़ाद कर सकते हैं? फिर आप आज़ाद करने आएंगे, लेकिन फिर आप वापस नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अगर ये एक्ट करेंगे तो फिर तो डेफिनेटली आप। शौकत यूसुफ साहब, बजाय डायलॉग करने के फौज से आप मुज़ाकरात चाहते हैं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना चाहते हैं, इन हालात में जमहूरियत को आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे या नुकसान? देखें मलिक साहब, ये सियासी स्टेटमेंट होते हैं, और ये अच्छी बात है कि आज जितने भी चैनल में देख रहा हूँ, कम से कम इन चैनल्स के लिए तो मवाद तो मिल रहा है ना, PTI से ही मिल रहा है। देखें, मेरे ख्याल से सियासी स्टेटमेंट होते हैं, सियासी स्टेटमेंट का ये मकसद हरगिज़ नहीं होता है कि जाके कोई वाकई चढ़ाई करता है। हम पोलिटिकल लोग हैं, और अगर 9 मई में हमें गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि जी यही उसके हैं, तो फिर हमें मुज़ाकरात की दावत क्यों दी जा रही है? फिर तो ये अपने उस पर भी सोचें ना, क्या इनके पास ये इख्तियार है कि गद्दारों के साथ बातचीत कर लें? अगर हम गद्दार हैं तो देखें, इनके पास तो इख्तियार नहीं है ना, इनके पास तो ये तो बेख्तियार हुक्मरान है। शहरियार ने जो बात की वो इस कंटेक्स्ट में की कि इनको कोई कह रहा है कि जी इनको इंगेज करें इनके साथ, क्योंकि मुल्क के हालात इसका काबिल नहीं है कि अकेले चला सके। कितनी महंगाई है, और अभी कितनी होने जा रही है महंगाई। डॉलर जो है ना, मैं रात को भी देख रहा था, फिर 28 पैसे फिर आगे बढ़ गया। तो ये जो महंगाई की शरह इस वक्त पूरे रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई पे पाकिस्तान के अंदर है। अमन अमान की सूरत हाल और ख़राब हो रही है। ये देखें, दहशतगर्दी सिर्फ सूबे का काम नहीं है कि आप हमें बार बार ताने दे रहे हैं कि जी सूबा दहशतगर्दी कंट्रोल करे। दहशतगर्दी जो है, आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स बनी है वो सब पूरे मुल्क के लिए एक फ़ौज होती है, एक फ़ोर्स होती है, और वही कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज लड़ रही है, हमारी फ़ौज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाब जंग लड़ चुकी है। तो हम तो उसके साथ हैं। हमने कोर कमांडर हाउस पे जाके जब उन ब्रीफिंग ली और पूरी सूरत हाल पे तो शोर मचा, 10 दिन तो उस पर बहस हुई कि ये कोर कमांडर हाउस क्यों गए। भाई हम कोई फ़ौज के मुखालिफ तो नहीं है ना, मुखालिफ पार्टी है। ये तो आपका अपना बयान है जो बना रहे हैं, बार बार बना रहे हैं, अपने लिए स्पेस पैदा कर रहे हैं। हम तो ना फ़ौज के ख़िलाफ़ है ना किसी के ख़िलाफ़ है।
आप जब बाजवा साहब के खिलाफ बात करते हैं तो क्या वो फौज में नहीं थे? जनरल हमीद के खिलाफ जब बात आप करते हैं तो क्या वो फौज में नहीं थे? तो एज ए फौज तो हम किसी के मुखालिफ नहीं है, फौज हमारी फौज है भाई, हम उसके क्यों मुखालिफ हैं? तो ये जो बार बार ये देखें, पहली बात तो ये कि इनके ये इखलास के साथ तो बात नहीं करेंगे जी, इनको मुज़ाकरात किसके साथ मुज़ाकरात करें? लेकिन शौकत साहब दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब जेल में ये कहते हैं कि इस वक्त जो आर्मी की लीडरशिप है वो मुझे सजाएं दिलवा रही है, मेरी अहलिया को सजाएं दिलवा रही है। इन इल्जामात के बाद क्या आपसे मुज़ाकरात होंगे? देखिए, मैं पहली बात, ये तो फैसला ये तो हुकूमत वालों से पूछे ना कि हमसे मुज़ाकरात हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज़ करूं, देखिए मुज़ाकरात करने होंगे ना तो वो इमरान खान फैसला करेगा, क्योंकि वो इस वक्त डटा हुआ है। वो कह रहे हैं मैं अदालतों में जा रहा है, पेशी हो रही है, अदालतों में केसेस चल रहे हैं। ये हमें कहते थे ना कि ये गद्दार है, जब गद्दारों के साथ ये कैसे हमें मुज़ाकरात की दावतें दे रहे हैं? और कैसे बार बार कोई आके कभी सेनेट में कह रहा है, कभी या तो मान ले कि हमारे खिलाफ जो मुकदमात बने थे ये जाली थे, इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात थे ये गलत थे, तो ये ठीक है, फिर बात करें ना। लेकिन आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी गद्दार है, फिर आप कहते हैं जी आओ मुज़ाकरात करें। तो मुज़ाकरात का फैसला सिर्फ इमरान खान करेगा, हमें किसी से मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है अभी ना। हम कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ये तो बात की बात है किससे करनी है भाई। पहले तो ये है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं या नहीं कर रहे हैं। हम तो नहीं कर रहे हैं मुज़ाकरात, पहले तो हम इंसाफ मांग रहे हैं। जो हम पे लेबल लगाए उसका तो फैसला हो जाए ना। वो जो हमारे लोग, जो ख़वातीन इस वक्त गिरफ्तार बैठी हैं वहाँ पे जेलों के अंदर, हमारे वर्करों पे तशद्दुद हुआ है, अली अमीन के ऊपर कितना तशद्दुद हुआ है, हमारे शकील खान को कितनी दफ़ा गिरफ्तार किया जो हमारा सूबाई वजीर है, निकलता फिर अंदा शानदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, ये सारे लोग, डोगर साहब, ये कितने लोग, इन पे क्या क्या नहीं हुआ है। आज भी हमारे चीमा साहब के साथ क्या हुआ, अभी भी बहुत सारे लोग जेलों के अंदर है। तो मेरे भाई, एक तरफ तो आप स्पेस, तो आप कौन सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं? आपने कोई माहौल बनाया कि जी मुज़ाकरात कर लें? ये तो बात की बात है, पहले माहौल तो बनाए ना। एक तरफ आप हमें गद्दार कहते हैं, दूसरी तरफ हमें कहते हैं जी मैं वापस आता हूं, इसी पे आपके वापस आता हूं। आप फंसे हुए हैं, आप हुकूमत नहीं चला सकते। मुझे पता है कि आप हुकूमत नहीं चला सकते और ना आप चला सकेंगे, इसलिए कि जो माहौल आपने बनाया इसमें हुकूमतें नहीं चलती हैं। मैं कुंडी साहब से यही सवाल पूछूंगा। बेग साहब, ये जो बात की जाती है मुज़ाकरात की दावत कुछ दे रहा है तहरीक इंसाफ, कुछ इसका इनकार करती है तहरीक इंसाफ जी कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वो तो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। फिर अगर हमें गद्दार करार दिया गया तो फिर हमसे मुज़ाकरात की बातचीत क्यों की जाती है? जी मलिक साहब, एक बात तो मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि कोई मुज़ाकरात की दावत किसी को नहीं दे रहा, और ख़ासकर जिस अदारे से, रियासत के अदारे से ये बात करना चाहते हैं, उनको तो इस वक्त कोई मजबूरी नहीं है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करें। लिहाजा ये जो भी बयानबाजी है जी मुज़ाकरात, अगर प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा तो उन्होंने एक गुड विल जेस्चर के तौर पर पॉलिटिकल लोगों को एक पैगाम देगा कि हम पार्लियामेंट में इकट्ठे हों, या उसमें डेफिनेटली जो बात यूसुफ जई साहब कह रहे हैं कि जी उनके पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार जिनके पास है, लेकिन आप पॉलिटिकल फोर्सेस को इतना अंडरमाइन नहीं करते। आप पार्लियामान में आ गए हैं, आपने इलेक्शन जीत लिया है, आपने एक सूबे में गवर्नमेंट बना ली है, आपने एक्सेप्ट किया, ओथ लिया, तो आपको पॉलिटिकल लोगों से, देखें ये खान साहब जब हुकूमत में थे तो वो भी पार्लियामान को और अपोजिशन लीडर को या अपोजिशन जमातों को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज भी अगर रविश हुई है तो आप पार्लियामानी जमहूरियत पे बिलीव ही नहीं करते। आपको जो सिस्टम है, आपको पसंद हो या ना हो, आप उसी के तहत इलेक्शन लड़के आ रहे हैं। हाँ, खान साहब को चांस मिला था 4 साल, उन्होंने वादे भी किए कि इस्लाहात लाएंगे, लेजिस्लेशन करेंगे, चीजें चेंज होंगी, स्टेटस को तोड़ा जाएगा। उन्होंने सारे वादे, दावे झूठ पर मबनी साबित हुए और उन्होंने कौम को मायूस किया। अब भी पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो उसको आपको कंटिन्यू करना है। आपके लोग क्यों फिर ये ओहदे भी मांग रहे हैं कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दे दी जाए और फलां दे दिया जाए। ये जो कुंडी साहब बात कर रहे थे, ये जो आपस में एक अनरिटन एग्रीमेंट साइन हुआ कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो अपोजिशन को दी, ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। वो अगर स्पीकर चाहे तो नहीं भी दे सकता। तो ऐसी सूरत में अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं, जैसे अभी यूसुफ जई साहब कह रहे थे, वो डटा कहाँ हुआ है? कहाँ डटा हुआ है जी? वो मजबूरी में जेल में है, डटा कहाँ हुआ है? और जो गद्दार आपको कहा जा रहा है, आपने 9 महीने नहीं किया,
आपने ये सारे काम नहीं किए, आपने एक बार उसको ऑन नहीं किया। आपकी जो लोग बेचारे जेलों में थे, आपके जो लीडर थे वो मफलर पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके होलसेल में सारे निकल गए। जिन्होंने इंस्टिगेट किया उन बेचारे वर्करों को या उन खवातीन को, उनको बताया कि जी इस जगह पे जाना है, वो बयानात मौजूद हैं लीडरशिप के। तो मकसद ये है कि उन बेचारों का तो 8-9 महीने अभी साल होने वाला है, उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं, वो कोई क्रिमिनल्स थोड़ी थे जो जेलों में बैठे हुए। और इमरान खान साहब के दौर में फरियाद बीबी को, मरियम को भी जेलों में डाला गया। तो ये कोई नई, खान साहब ने कोई नई रिवायत नहीं डाली थी, उन्होंने भी अपने ओपोनेंट्स को जो है ऐसे फड़का के रखा और नैब को, FIA को, सबको इस्तेमाल किया। तो ऐसा अगर आप आज भी ये सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है कि ये सारे इस प्रोसेस से गुजरे हैं, कल को हालात डिफरेंट होंगे, ठीक है, कोई और होगा और कोई और अंदर जेलों में होगा, लेकिन इस प्रोसेस को आपने वंस फॉर ऑल बैठ के ठीक करना है ताकि आने वाले दिनों में आपकी सियासत बेहतर हो। ठीक है, बेग साहब एक यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। फैसल करीम कुंडी साहब, जो यूसुफ जई साहब बात कर रहे हैं, हुकूमत आपसे चल नहीं रही इसलिए मुज़ाकरात की बात आप करते हैं। किसानों का मसला बहरहाल एक बड़ा मसला था, ठीक है, वज़ीर आज़म साहब ने आज ऐलान कर दिया, लेकिन इतने रोज़ हुकूमत की कारकर्दगी, इस पर बड़े सवालात उठते हैं। दूसरा, फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं कि अभी कानून साजी होगी 9 मई के मुलज़मों के हवाले से, ऐसी कौन सी कानून साजी होगी जो 9 मई के हवाले से खुसूसी अहमियत की अमल होगी? 9 मई की कानून साजी तो वाडा साहब बता सकते अगर कोई नई कानून साजी हो। शौकत साहब की इतला के लिए अर्ज़ है कि हम बिल्कुल हुकूमत चला सकते हैं। हमने डायलॉग्स की उनसे बात की है कि जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जो 9 मई वाले हैं, बिल्कुल आपने जो चीज़ें की हैं, आपकी वीडियो चीज़ें मौजूद हैं। कुछ आपके दोस्तों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने कहा था कि हमें ये कहा गया था लीडर की शक्ल से, इसलिए हमने ये किए हैं, हम उस पर मलामत हैं, ये हैं वो हैं। आज अगर इमरान खान जो है वो जेल में तो अपने करतूतों की वजह से है, उसको किसी नवाज शरीफ या जरदारी साहब या बिलावल साहब नहीं डाला, वो आपकी ख्वाहिशात थी जो अपने ऐप को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल लीडरशिप को डालते थे और आप कहते थे अदालतें आज़ाद हैं। हम आज भी कहते हैं कि वो अपनी करतूतों की वजह से अदालतें आज़ाद हैं। अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो अदालतें उनको ज़मानत दे देंगी, और अगर उन्होंने कुछ काम किया है, गलत काम किया, तो उनको सज़ाएँ मिलेंगी। तो अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों पर हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि हम कहें कि जी अदालतें कोई हमारे इन्फ्लुएंस है, वो चीज़ें हैं। मज़ाकरात नहीं करने, बिल्कुल ना करें, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है इनके साथ मज़ाकरात करने की। हम तो सिर्फ यही कहते थे कि मुल्क में आज जिस तरीके से इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं या बाकी क्राइसिस हैं, उसको हमें ख़त्म करना चाहिए, पॉलिटिकल फोर्स को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन इनके पार्लियामेंट में वो कहते हैं हमें अगर गद्दार कहते हैं फिर हमसे बातचीत क्यों चाहते हैं? नहीं, हम तो कहते हैं हर सारी पार्टी तो गद्दार नहीं है। जिन लोगों ने वाक़यात किए हैं बिल्कुल वो गद्दार हैं, उनको सज़ाएँ होनी चाहिए। अब मैं एक नहीं कहूँगा कि पूरी पार्लियामेंट जो है वो सारी गद्दार या पूरी PTI जो है वो गद्दार है, सुनी इत्तेहाद को। मैंने कहा जो गद्दार उनसे बिल्कुल नहीं सही, जो पार्लियामेंट मौजूद हैं जिनको आज़ाद कर दिया गया उनके साथ, उसके साथ बात कर। दूसरी बात यह है कि देखिए इनके रवैये की वजह से इनको ज़िमनी इलेक्शन में लोगों ने जवाब दे दिया। पहले तो फॉर्म 47 का बहाना था, अब इस ज़िमनी इलेक्शन में क्या बहाना हो गया? क्यों लोगों ने वोट नहीं किया, क्यों उन्होंने सीटें नहीं जीती पंजाब और सिंध में? तो ये चीज़ें देखें, ये सबके सामने इनके रवैये। आपको लोगों ने वोट किया है, आप आ गए पार्लियामेंट फोरम में, पार्लियामेंट फोरम इस्तेमाल करें। नहीं करना बिल्कुल ना करें। आप अगर आज कानून साज़ी नहीं करते हैं, ये चीज़ें नहीं करते हैं, अगले 5 साल बाद फिर आप रोएंगे कि हमारे साथ ये हो गया है और वो हो गया, हम इस असम्बली को नहीं मानते, ये नहीं मानते, फिर ये चीज़ें चलती रहेंगी। या तो कहेंगे नहीं। अलीमीन गंडापुर साहब कहते हैं वफाक हमारा हक नहीं दे रहा हमें। देखिए, वफाक का हक लेना जो बात भी है, वो मीटिंग अपना एक फोरम है, वो फोरम मीडिया नहीं है, वो फोरम है CCI। जब उधर जाएंगे अपना केस प्रेजेंट करें, अपनी केस की तैयारी करें, उधर जाएं, अपना हक मांगे। बिल्कुल अगर नहीं देगा तो KPK की हम जो अगर अपोजिशन में, हम भी आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन तरीक़ेकार होते फोरम के। आप इधर बाहर डायलॉग मारे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सुल्तान रेवल डायलॉग नहीं चलते, प्रॉपर फोरम होते। आप बाहर गालियाँ निकालें, अंदर जाकर आप मिन्नतें करेंगे जी मुझे चीज़ चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं चल सकती है। यूसुफ जई साहब, ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के ऊपर हमेशा से रहा है कि जब आप सियासत करते हैं, जलसे करते हैं, अवाम में होते हैं, आपका बयानिया और आपका अंदाज़ और होता है, लेकिन जब आप मीटिंग्स करते हैं आपका अंदाज़ यकसर बदल जाता है। यही कुछ आजकल देखा जा रहा है जो वज़ीर आला KPK हैं उनकी तरफ से, कि आप अगर धमकियां लगाएंगे या दूसरी तरफ आप उसी वज़ीर आज़म से मिलने जाएंगे जिसके बारे में आप कहते हैं मैं उसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, फिर आपके अपने लोग भी आपके खिलाफ ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एहतजाज करते हैं। नहीं, देखिए, अल-यमीन गंडापुर अगर आज वज़ीर आला है तो वो अपनी खान का उन पर एतमाद है, और उनकी जो सूबाई वज़ीर वो रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। चूँकि कुंडी साहब उन दोनों का चूँकि हल्का एक है,
और रिसेंटली उनका भाई भी जीता है वहाँ से। तो ये तो समझ में आती है कि वो उनके ख़िलाफ़ हो सकते हैं या वो बात कर सकते हैं, उनका हक है। लेकिन वैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए हमारी जो पार्टी है ये जमहूरी पार्टी है, पूरी स्ट्रगल जमहूरी स्ट्रगल रही है। आप 96 से लेके ये हमने जितने भी अगर मुजाहरे किए हैं तो आप मुझे बताएं ना, वहाँ कौन सा हमने किसी पे पथराव किया है, किसी पे वो किया है, सारे हमारे ख़िलाफ़ ही हुए हैं। ये जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, रिसेंट इलेक्शन के अंदर जो हम डीसी के ऑफिस के सामने, मेरे हल्के की बात कर रहा हूँ, और वो बंदा जीत चुका है 11,500 वोट से, जो फॉर्म 45 जो इन्होंने दिए उसके मुताबिक भी वो जीता हुआ है। और हम जाके सिर्फ उधर बैठ गए कि जी इनका हक दे दें। फायरिंग हो गई और फायरिंग में जना 2 बच्चे जाँ भाग हुए, शहीद हो गए, 8 बंदे जख्मी हो गए, स्ट्रेट फायरिंग थी और उल्टा FIR हमारे ऊपर काटा गया। तो देखें ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेट है। हम क्यों कह रहे हैं कि जी तहकीकात होनी चाहिए 9 मई की? बाजोड़ में लोगों ने आपके कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, और हमने बाजोड़ में दोनों हमारे कैंडिडेट थे, वो उसमें कोई किसी को खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो हमारे भाई टिकट नहीं थे, लेकिन सारी पार्टी उधर खड़ी थी। जो बाजोड़ की तंजीम थी हमारी, सदर से लेके नीचे लेवल तक सारे उधर खड़े थे और उन्होंने कह दिया था हम उधर वोट देंगे। वो तो पहले से हमें पता था, लेकिन आपको पता है कि पॉलिसी बनी थी ना, पॉलिसी ये बनी थी कि जो साबिका MPA MNA हो और वो खान साहब के साथ रहा हो, पार्टी ना छोड़ी हो, तो टिकट उसको मिलेगा। तो गुलजफर लोगों को इसीलिए टिकट मिले, लेकिन जाहिर है वो जो दूसरा था उसके साथ पूरी पार्टी खड़ी थी और सारे वर्कर उधर खड़े थे, और वो इमरान खान की तस्वीर और PTI का झंडा लेकर वो वोट मांगता रहा। अभी भी वो कह रहा है मैं PTI में हूँ। तो वो तो किसी को इसलिए खुश नहीं होना चाहिए कि 74,000 वोट उसने लिए, 47,000 वोट हमारे कैंडिडेट ने लिए, और PMLN ने लिए हैं 6,000 और पीपल्स पार्टी ने लिए 4,000। तो ये तो इसलिए खुश ना हो कि इनको कोई फायदा पहुंचा है। वो आपस की बात है, वो इंशाल्लाह PMLN ने लिए 64,000, आपके कैंडिडेट ने लिए 16,000। देखें आपको पता है इन्होंने पंजाब की बात की। पंजाब में देखें, पंजाब में कोई इलेक्शन तो नहीं हुआ है, वो तो प्री पोल रेगिंग वहाँ से स्टार्ट हुई और आखिर तक उन्होंने अपने जो करना, आपको नहीं पता है गुजरात के अंदर सहाफ़ियों को अंदर कर दिया, कितने घंटे तक उनको बंद रखा गया कि जी आप गलत, ये आप रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं। तो देखें इन्होंने पंजाब के अंदर तो इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था कि यह ना हो कि PTI का बयान जो है ना वो मजबूत हो जाए। ये तो पूरी पार्टी और पूरी जो भी थे वो उन्होंने के साथ पंजाब में का रिजल्ट आपके सामने रखूं, पंजाब में वहाँ जिस बंदे को आपने टिकट नहीं दिया, अफजल ढांडा साहब को 59,000 वोट ले लिए। जिसको आपने टिकट दिया, पिछली बार भी टिकट दिया था, उसने 20,000 लिए थे, इस बार 16,000 लिए। बयानिया तो भक्खर में फिर आपका मकबूल ना हुआ ना। नहीं देखें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बयानिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए पार्टी बात कर रहा हूँ कि देखें किसी जगह पे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो पंजाब का रिजल्ट है वो तो आपको पता है कि वो किस तरह किया गया है, तो चेंज हुआ है। PTI देखें पहले भी जीती अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब में भी हम जीते हैं। तो पंजाब में जीते हैं, इन्होंने रिवर्स किया सारा, 8 फरवरी वाला दोबारा दोहराया, अभी 21 फरवरी अप्रैल को दोबारा वही चीज़ दोहराई इन्होंने कौन सा वो किया। लेकिन देखें जो बेग साहब ने बात की कि इमरान खान ऐसा, इमरान खान ऐसा, देखें आप तजिया करने आते हैं, आप बिल्कुल अपना तजिया करें। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इनको ये पीपल्स पार्टी में इतनी वो क्यों नज़र आ रही है, इतनी अट्रैक्शन, और PMLN में इतनी अट्रैक्शन। क्या इन लोगों ने मुल्क को नहीं लूटा है? क्या इन लोगों ने मुल्क का तबाही नहीं की है? ये इसमें कोई सारी जिम्मेदारी इमरान खान की है, सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। हमने ही सियासत गंदी कर दी है। ये लोग क्या करते थे, कहते थे इसको पकड़ के खींचूंगा, रगड़ूंगा, ये सारी बातें तो ये भी कर देते हैं। क्या ये मौला जट की तकरीर नहीं थी उस वक्त? देखिए इस तरह जो है, हमें पता है कि आपको हमारे दौर में कोई तकलीफ हुई होगी, नहीं होना चाहिए, खत्म होने वाला है। लेकिन ये जो जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ कि कम से कम जो है ना तजिया करने आते हैं तो फिर सबके बारे में बताएं। इस वक्त हम ये नहीं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ चुके हैं, ठीक है, अभी भी हम 6 पार्टियों के साथ इत्तेहाद में हैं। क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है? हमने तो फैसला किया था कि हम ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, ना नून लीग के साथ बैठेंगे, ना MQM के साथ बैठेंगे। दूसरी तरफ जस्टिस जो लाहौर में आई कॉन्फ्रेंस खराब करते बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा परफॉर्म न करने वाले जजेस को फायर कर देना चाहिए। इस पे भी कमेंट कर दें। देखें यूसुफ जही साहब ने जो बात की है, अगर सवाल इमरान खान का हो रहा है तो मैं उसी पे बात करूंगा, अगर जरदारी साहब पे या नवाज शरीफ साहब पे हो रहा है तो फिर उस पे बात करूंगा।
इनको भी पता है यूसुफ ज़ईब साहब को कि मैं उनको खान साहब को कितना जानता हूँ। मैं कोई बात गलत नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मैं अपने तल्लकात या अपने साथ गुजरे हुए दिनों की एडवांटेज नहीं लेता। अब रही बात कि उनका बिहेवियर किस किस्म का है, वो अगर मैं यूसुफ ज़ईब साहब मुझे गलत साबित कर दें, जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सवाल होगा, मैंने जितना क्रिटिसिज्म नून लीग पे किया है वो शायद यूसुफ ज़ईब साहब मीडिया से ही थे पहले, इनको पता होगा। मैंने क्रिटिसिज्म भी किया और काम भी उनके खिलाफ बहुत किया। मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि आप करंट सिनेरियो में जो आपके हालात हैं उसमें किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी पॉलिटिक्स को जिस अंदाज से किया और फिर उसके बाद आपने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूलों में जाके एक प्रोपेगेंडा किया और 9 मई आ गया। और 9 मई की आप तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे, ये भी सबको पता है। और 9 मई में मलिक साहब ये काफी हद तक कामयाब खान साहब हो जाते कि अगर पब्लिक ज्यादा निकल आती तो ये इनकलाब लाते। पॉलिटिक्स में इनकलाब नहीं होता, पॉलिटिक्स आप पॉलिटिक्स से ही जीत सकते हैं, इनकलाब से नहीं जीत सकते, ये सबको पता है, ये आस पास रूल है। अच्छा, दूसरी बात आपने जजेस की पूछी है। जजेस को सर मेरे ख्याल में जो 6 जजेस हैं इनके पास शायद एविडेंस नहीं होंगे। इन्होंने एक लेटर तो लिख दिया है अपना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन मेरे ख्याल में 29 को जो ट्रायल है उसमें अगर ये एविडेंस ना दे सके तो इनके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आप पर्टिकुलर केस भी बताइए। हालांकि मैं बता दूं, फेवर या अगेंस्ट जो फैसले आते हैं, ये बहुत अरसे से हमारी जुडिशरी जो है वो इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व रही है। उन्होंने कई लोगों को अगर फ्री छोड़ा है और कई लोगों को सजा दिया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती थी। ये सब जर्नलिस्टों को, आपको सबको पता है। तो मकसद ये है कि अगर इस दफा उन्होंने जिस तरीके से यूनियन बना के लेटर लिखा है, अगर वो एविडेंस नहीं दे सकेंगे तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ओवरऑल जुडिशरी बेहतर होनी चाहिए और हमारी अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी इदारे की तो वो नहीं होनी चाहिए। मोहसन बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल करीम कुंडी साहब, शौकत यूसुफ साहब, प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते इंसानी हकूक़ कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में हुई, जिसमें जर्मन सफ़ीर से आवाज़ कसी गई, सवाल किया गया कि फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम पर बात क्यों नहीं की जाती, लेकिन जिस तरीके से जर्मन सफ़ीर ने रिएक्ट किया, मुनासिब रवैया नहीं है। किसी भी सफारतकार को इस किस्म की शाउट जो है गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अमरीकी प्रेसिडेंट हो या पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, लोग आवाज़ भी उठाते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन शायद ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिलता और एक सफारतकार के ऊपर शायद ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।